Good morning. In today's lecture, we will study about the history. Next topic that is evolutionary. In the previous lecture, we have studied about the हम लोग previous lecture में we have studied about the मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म. उसमें हम लोग पढ़े थे लिबरलिज्म, मतलब लिबरलिज्म का कैसे हेल्प करता है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है. फिर उसके बाद ये देखे थे कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब आइडिया ऑफ कंजर्वेटिज्म इन आफ्टर 1815 के बाद जो कंजर्वेटिज्म का क्या आइडिया था, मतलब उन लोगों का क्या एप था. अब जो हम देखेंगे कि ये इनके बाद जो अब रिवोल्यूशनरीज थे, ठीक है, जो क्रांतिकारी थे, उनका क्या उद्देश्य रहा. ठीक है, वो लोग क्या किए. ठीक है, 1850 के टाइम पे, ठीक है, इसी चीज़ को यहाँ पे देखते हैं. क्योंकि हम जैसे कि हम देख रहे थे कि लोगों में भी क्या जनरेट हो रहा था. देयर हैव बीन द जनरेटिंग ऑफ नेशनलिज्म. लोगों में देशभक्ति की भावना जग रहा था. ठीक है, तो ऑफकोर्स देशभक्ति की जब भावना जग रहा था, इसका मतलब प्रीवियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, उसको अपोज किया जा रहा होगा. ठीक है, उसको अपोज करके देशभक्ति का भावना जो भी जग रहा था, तो इसको जगाने में के लिए कुछ ना कुछ देयर मस्ट भी हैव बीन, कुछ ना कुछ अपोजिशन हो ही रहा होगा, अपोज हो ही रहा होगा. ठीक है, तो अपोज करने वाले उसी को क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी. बोले एवोल्यूशनरी बोलेंगे, सिंपली बोलेंगे क्या, द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर अगेंस्ट एनी, सिंपली बोल सकते हैं एनी प्लान, किसी भी प्लान के अगर अगेंस्ट है तो इसी को क्या बोलते थे हम, उसको इवोल्यूशनरी बोलते थे. ठीक है, तो उसी के बारे में अभी वो क्या क्या किए यही चीज़ देखते हैं. ड्यूरिंग द years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalist underground. कहता है क्या कि 1815 के टाइम पे जो था, ये जो रिप्रेशन का जो डर था, बहुत सारे लिबरल नेशनलिस्ट को अंडरग्राउंड कर दिया, मतलब वो लोग छुप गए. सीक्रेट सोसाइटी स्प्रिंग up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. कहता है क्या, उसके बाद क्या किया गया, सीक्रेट सोसाइटी का बनाया गया. जैसे यूरोपियन स्टेट में बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी बनी, जिससे क्या क्या रिवोल्यूशनरी को ट्रेन किया जाए, और इसके साथ साथ उनके आइडिया, मतलब जो ये जो सिंपली क्या चीज़ का आइडिया का, नेशनलिज्म का जो आइडिया हो, ठीक है, इसको इंक्रेज किया जाए. ये सारे चीज़ के लिए वहाँ पे जो क्या किए, ये सारा काम हो रहे थे. To be a revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical form that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom. कहता है क्या कि जो रिवोल्यूशनरी, उस समय रिवोल्यूशनरी बनने का मतलब ये था क्या, कि हमको जो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको अपोज करना था. ठीक है, और ये हुआ क्या, इस्टेब्लिश कब हुआ, जब बेन्ना कांग्रेस जब बेन्ना कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद ये अथी हुआ. ठीक है, और किस लिए हुआ, ताकि वो लिबर्टी, अपनी आज़ादी को वो लोग अपने इस्तेमाल कर सके, मतलब वो लोग आज़ाद रह सके, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन उन लोगों पे नहीं रहे. Most of the evolutionary also saw the creation of nation state as a necessary part of दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. कहता है जो बहुत सारे जो रिवोल्यूशनरी थे, जो भी आता है क्रांतिकारी थे, ठीक है, वो क्या किए, मतलब एक मतलब नेशन स्टेट को एक इम्पॉर्टेंट समझे कि अगर ये हमको आज़ादी चाहिए, अगर हमको आज़ादी चाहिए तो इसके लिए हमको नेशन स्टेट का फॉर्मेशन होना, ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी था. मतलब ये उनके लिए फ़ायदेमंद हुआ, नेशनल स्टेट का फॉर्मेशन जो हुआ. ठीक है, डैट वेयर द हेल्पफुल फॉर द, किसके लिए हेल्पफुल हो गया, ठीक है, हमारे एवोल्यूशनरी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा. One such individual was the Italian evolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of the Secret Society of the Carbonari. कहता है क्या, उसी प्रकार का एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे गुसेप्पी मजीनी. कौन थे, ये इटालियन रिवोल्यूशनरी गुसेप्पी मजीनी. ठीक है, जो कहाँ पे जन्म हुए थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, जिनोवा में हुआ था, 1807 में हुआ था. वो सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बने, और कहाँ पे बने थे, कार्बोनरी में वो सेक्रेट सोसाइटी का मेंबर बने. एज ए यंग of 24, he was sent into the exile in the 1831 for attempting a revolution in Liguria. कहता है क्या, जब वो 24 मतलब 24 साल के होने के कारण, ठीक है, उसको क्या किया गया था, एग्जाइल मतलब एक से वनवास होता है. ठीक है, तो उसको वनवास कर दिया गया था. ठीक है, मतलब उनको सज़ा दी गई थी 1831 में. किस चीज़ के लिए, ठीक है, रिवोल्यूशन जो लिगुरिया था, वहाँ रिवोल्यूशन के मतलब शुरू करने के जुर्म में उनको
1831 में उनको सज़ा मिली थी। He subsequently founded two more underground societies, first Young Italy in Marseille and then Young Europe in Verney। कहता है क्या, उसके तुरंत बाद उन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटी का फॉर्मेशन किया, एक यंग इटली जो मार्सेलिज में किए थे, ठीक है, एक यंग यूरोप जो बर्ने में किए थे। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है, पिछली बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, क्या कि हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, यंग इटली के फाउंडर कौन थे। ठीक है, इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। हु वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली, यंग इटली का जो फाउंडर कौन थे। ठीक है, तो ये हमारे कौन थे, गुसेप्पी मजीनी थे। ठीक है, वो दो उस समय दो चीज़ का फॉर्मेशन किए थे। फर्स्ट वाज एक जो फॉर्मेशन था वो क्या चीज़ था, यंग इटली का जो मार्सेलिज में किए थे, और यंग यूरोप जो बर्नी में किए थे। Whose members were like-minded young men from Poland, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। और जिसके मेंबर कहाँ कहाँ से थे, उसके मेंबर पोलैंड से होते थे। ठीक है, दे मेंबर फ्रॉम पोलैंड से होते थे, फ्रांस से होते थे, इटली से होते थे, और जर्मन के स्टेट से उनके मेंबर होते थे। मजीनी बिलीव दैट द गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड। कहता कि मजीनी का ऐसा मानना था क्या कि जो भगवान है क्या, जो नेशन को नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड मतलब मानवता के लिए बनाया गया है। ठीक है, मतलब भगवान जो बनाते हैं दैट इज मेड फॉर द नेचर, वो नेचर, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है दैट इज अनदर थिंग, वो गलत हो रहा है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी द पैच वर्क ऑफ अ स्मॉल स्टेट एंड किंगडम। यही कारण था जो इटली था, ठीक है, वो छोटे छोटे स्टेट, छोटे छोटे किंगडम के काम में वो कंटिन्यू नहीं रहना चाहता था। It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of the nation। कहता क्या वो चाहते थे क्या कि वो एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक हो, मतलब पूरे अलायंस नेशन में वो अकेले एक रिपब्लिक, उसका अलग पहचान हो। दिस यूनिफिकेशन एलॉन कुड बी द बेसिस ऑफ इटली लिबर्टी। और उनका कहना ये था कि यही यूनिफिकेशन होगा, यही जो अकेलापन होगा, मतलब ये जो पहचान होगा, ठीक है, यही इटालियन लिबर्टी का सबसे कहने का मतलब इटालियन लिबर्टी का सबसे बड़ा बेसिस होगा, यही आधार बनेगा। ठीक है, ये सब किसका कहना था, दिस वाज ऑल द स्टेटमेंट ऑफ गुसेप्पी मजीनी, जो फाउंडर ऑफ यंग इटली थे। फॉलोइंग हिज मॉडल सेक्रेट सोसाइटी वेयर सेटअप इन जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड एंड पोलैंड। और इन्हीं के मॉडल को फॉलो करते हुए सेक्रेट सोसाइटी फादर कहाँ कहाँ पे लगा, जर्मनी में लगा, फ्रांस में लगा, स्विट्जरलैंड में लगा, और पोलैंड में भी लगा। मजीनी रेंटलेस अपोजिशन टू मोनार्की एंड हिज विजन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फाइटिंग द कंजर्वेटिव। कहता है क्या, देखिए कंजर्वेटिव का मेन आइडिया क्या था कि वो फिर से मतलब फिर से मोनार्की को रीस्टोर करे। ठीक है, लेकिन जो यही जो मजीनी का जो अपोजिशन था इसी के अगेंस्ट था, मतलब इससे क्या ये मजीनी क्या चीज़ के थे, मजीनी चाहते थे कि दे वांट द फ्रीडम, मतलब फ्रीडम चाहते थे, मतलब डेमोक्रेटिक चाहते थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक चाहते थे। और ये कंजर्वेटिज्म को बहुत ही उससे मतलब इसको बहुत लगा कि अब मजीनी हमारे अथी को फुलफिल नहीं होने देगा। मेटनिच डिस्क्राइब हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। और कहता क्या, मेट्रिन्स थे, ठीक है, वो मजीनी को ये क्या किए, एज मोस्ट डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर का सबसे ज़्यादा जो डेंजरस इनेमी इसको बताया गया। तो ये भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हो गया आपका। ठीक है, ये भी पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट हो गया कि सोशल ऑर्डर का डेंजरस इनेमी किसको बताया गया। ठीक है, गुसेप्पी मजीनी को कौन बोला ये बात, मेटेंच बोला, मेटरनिच बोला। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, अब चलिए आते हैं। अब तो था द एज ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, अब इवोल्यूशन का जो टाइम था 1830 से 1848 के टाइम पे जो इवोल्यूशन हुआ, ठीक है, अब इसी रिवोल्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, कि ये भी इवोल्यूशन किस प्रकार से आगे बढ़ा, इस समय क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में अब हम लोग मेनली अब पढ़ना शुरू करेंगे, इवोल्यूशन में क्या क्या हो रहा था। आज कंजर्वेटिव regime tried to consolidate their power, liberalism and nationalism to be increasingly associated with the evolution in many regions of Europe, such as
इटालिया एंड जर्मन स्टेट। कथा है क्या, जैसा कि कंजर्वेटिज्म का क्या कहना था कि वो लोग चाहते थे कि जो पावर, उनका पावर जो लिबरलिज्म हो, सबको क्या करे, धीरे धीरे बड़ा इवोल्यूशन के साथ साथ उनको हटा दिया जाए, मतलब अपने पावर से इन सारी चीज़ को हटा दिया जाए। द प्रोविंसेस द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। कहता है ये सब लोग चाहते थे क्या कि जो हमारा लिबरलिज्म हो, जो पावर हो, सबको कंसोलिडेट कर दे, मतलब ये ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड और पोलैंड के जो भी लोग थे, ठीक है, ये सब लोग चाहते थे इवोल्यूशन जो हो रहा है वो उससे क्या हो, हमारा जो भी पावर हो, फिर जो हमको जो चाहिए ये सारा कुछ मिल जाए। दिस evolution was led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite, among whom were professors, school teachers, clerks and member of commercial middle class। और कहता है इस रिवॉल्यूशन में किसके द्वारा लेड किया जा रहा था, लिबरल नेशनलिस्ट, जो किस लिबरल नेशनलिस्ट के द्वारा किया जा रहा था रिवॉल्यूशन मेनली। और जो पावर में थे, मतलब जो अपनी सरकार कह सकते हैं, जो भी बने हुए थे, वो लोग तो चाहते थे कि हम लोग अपने जैसे हैं वैसे रहें, हम लोग को किसी प्रकार का कहीं भी कोई अथी नहीं हो, कोई भी बाधा जनरेट नहीं हो, वो लोग तो यही चाहते थे। ठीक है, तो यही इसमें अब जो लिबरल नेशनलिज्म तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द मेंबर्स ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ से, तो कौन कौन मेंबर्स है लिबरल नेशनलिज्म के। ठीक है, मतलब इवोल्यूशन का इवोल्यूशनरीज मेनली कौन कौन थे, तो मेनली हमारे कौन कौन थे, जो हमारे एडुकेटेड मिडिल क्लास इलाइट थे। ठीक है, इलाइट मतलब जो हाई क्लास फैमिली से जो बिलोंग करता है उसको इलाइट कहते हैं। ठीक है, उसमें कौन कौन थे, प्रोफेसर्स थे, हमारे प्रोफेसर हो गए, स्कूल टीचर्स हो गया, क्लर्क्स हो गया, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास का जो कमर्शियल ग्रुप्स थे। ठीक है, दिज ऑल वेयर द मेंबर्स ऑफ, ये सब के सब किसके मेंबर थे, ठीक है, दे वेयर द मेंबर ऑफ लिबरल नेशनलिस्ट का ये मेंबर थे। द फर्स्ट अनहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन 1830। का सबसे पहला जो अथी हुआ, सबसे पहला जो अटैक हुआ वो कहाँ, सबसे पहला यह स्टेप लिया गया, दैट टुक प्लेस इन फ्रांस में लिया गया, जुलाई में लिया गया, वो भी 1830 में जुलाई में लिया गया था। The Bourbon kings who had been restored to power during the conservatism reaction after 1815 were now overthrown by liberal evolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। कहता है क्या कि जो सबसे पहला स्टेप यहाँ लिया गया, तो यहाँ पे जो बर्बन जो किंग थे, ठीक है, जो अब कंजर्वेटिज्म के 18 रिएक्शन के बाद 1815 के बाद जो बताए थे कि उसका जो न्यू कंजर्वेटिज्म आया था, ठीक है, उसके बाद वो लोग चाहते थे कि मोनार्की के, तो ये इसको हटा दिया गया, ओवरथ्रो मतलब उखाड़ फेंक दिया गया, मतलब इनको शासन से हटा दिया गया। और किसके द्वारा हटाया गया था, लिबरल नेशनलिज्म। तो पहला यहाँ से भी क्वेश्चन होगा कि सबसे पहले कहाँ पे अथी हुआ था, तो 1830 में हुआ था कि कब आया गया था, फ्रांस और जुलाई में। इसमें हुआ क्या कि सबसे पहला जो बर्बन किंग था उसको हटा दिया गया, ठीक है, और वहाँ पे क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को अथी किया, मतलब मोनार्की था लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की दिया गया। ठीक है, और किसके साथ, वो लुइस फिलिप उसके अथी बने। When France sneezed, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold। कहता है क्या कि जैसे ही एक बार फ्रांस में ये काम हुआ, ठीक है, मेटेंस ये अथी कर दिए, ठीक है, मतलब ये मेटेंस जो अभी जो गुसेपे मजीनी को अथी किए थे क्या, डेंजरस सोसाइटी, डेंजरस इनेमी ऑफ सोशल ऑर्डर बोले थे। ठीक है, यही फिर से क्या किया, रेस्ट ऑफ द जो यूरोप को यही स्टेटमेंट फिर बताया क्या, मतलब क्या है कि रेस्ट ऑफ द यूरोपेज का कोल्ड, मतलब पूरे यूरोप अब क्या हो गया, ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ गया कहने का मतलब अब ये उसके अगेंस्ट हो गया। द जुलाई रिवॉल्यूशन स्पार्क्ड एज an uprising in Brussels which led to the Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। कहता जुलाई रिवॉल्यूशन था, स्पार्क्ड हुआ, ठीक है, इसे हुआ ब्रुसेल्स में, ठीक है, जिससे क्या हुआ, बेल्जियम जो क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम का जो ब्रेकिंग अवे बेल्जियम, जो यूनाइटेड किंगडम का जो नीदरलैंड था उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ गया। An event that mobilized nationalist feelings among the educated elite across the Europe was the Greek War of Independence। और कहता है क्या कि ये किसके कारण नेशनल फीलिंग लोगों में, वहाँ पे यूरोप के लोगों में जो आया, ठीक है, वो किसके कारण आया, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस के कारण लोगों में ये नेशनल फीलिंग, नेशनलिस्ट का जो फीलिंग कैसे आया,
ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं ना कि जब पास में आग लगी हो तो अपने घर को भी सुरक्षित नहीं समझना चाहिए, ये सेम बात वही थी। ग्रीक हैड बीन द पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर सिंस द 15th सेंचुरी। कहता क्या, ग्रीक किसके पार्ट था? ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से ही। द द ग्रोथ ऑफ इवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप स्पार्क्ड of a struggle for independence among the Greeks, which began in 1821 nationalist in 1821। कहता है क्या, जो इवोल्यूशनरी नेशनलिज्म जो यूरोप में जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, किस चीज़ के लिए? ग्रीक के इंडिपेंडेंस के लिए, जो 1821 में शुरू हुआ था। नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्टेड फ्रॉम द अदर ग्रीक लिविंग इन द एग्जाइल and also from many Western European who had sympathized for ancient Greek culture। कहता है क्या, जो नेशनलिस्ट इन जो ग्रीक में था उसको और सपोर्ट कहाँ से मिल गया? उनको सपोर्ट मिल गया जो ग्रीक की जो एक जंगल में रह रहे थे, ठीक है, और उसके साथ साथ वेस्टर्न यूरोपियन से भी मिल गया जो एंशिएंट ग्रीक कल्चर को सपोर्ट करते थे, ठीक है, उनको सिंपैथी देते थे, उनके सपोर्ट में आते थे, उनके द्वारा भी इनको सपोर्ट मिल गया। Poets and artists lauded Greeks as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire। कहता है क्या, पोएट्स थे और आर्टिस्ट थे, ये सब लोग किसके सपोर्ट में चले गए? ठीक है, ये सब लोग के सब यूरोपियन सिविलाइजेशन के सपोर्ट में चले, ग्रीक के सपोर्ट में चले गए, ठीक है, और जो मुस्लिम एम्पायर के जो अगेंस्ट था इसको, मतलब ये सब लोग ग्रीक वाले सब लोग, जो ऑटोमन एम्पायर था, मुस्लिम एम्पायर कौन? ऑटोमन एम्पायर था, उसके सब लोग अगेंस्ट में चले गए। द इंग्लिश पोएट कौन थे? द इंग्लिश पोएट लॉर्ड वारन ऑर्गेनाइज फंड एंड लेटर बेन टू फाइट इन द वार वेयर ही डाइड ऑफ फीवर इन 1824। कहता है क्या, इसी में एक कौन थे हमारे इंग्लिश पोएट थे, ठीक है, जिसका नाम क्या था? लॉर्ड वेरियन, ठीक है, वो फंड ऑर्गेनाइज किए और युद्ध लड़ने चढ़ गए, जिसमें क्या हुए? ही डाइड ऑफ फीवर, जिसमें वो फीवर के कारण 1824 में वो मर गए। फाइनली ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीक एज द इंडिपेंडेंस नेशन, ठीक है, और जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 का था, जिससे ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन का फॉर्मेशन कर दिया गया, ठीक है, तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया कि ग्रीक इंडिपेंडेंस नेशन किस ट्रीटी के अनुसार हुआ? तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के अनुसार ग्रीक को एक इंडिपेंडेंस नेशन का नाम दिया गया, ठीक है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा एज ए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो क्या है, द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब जो लोगों में जो रोमांटिक इमेजिनेशन था और इसके साथ साथ लोगों में जो नेशनल फीलिंग्स हो रहे थे, ठीक है, अब इसमें का मतलब क्या हो रहा है, मतलब वहाँ पे अब क्या चल रहा था, मतलब वहाँ की सोसाइटी में अब क्या चल रहा था, उसके बारे में देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट थ्रू बास एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। कहता है क्या कि जो नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट था, ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं चल रहा था, ठीक है, ये जो इसका डेवलपमेंट, जो नेशनलिज्म का जो डेवलपमेंट हो रहा था, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ युद्ध और टेरिटोरियल का एक्सपेंस, मतलब एरिया को एक्सपेंस कर रहे हैं, इससे वहाँ का मतलब डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा था। कल्चर प्ले आ इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग आइडिया ऑफ नेशन, आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप ऑफ नेशनल फीलिंग। कहता है वहाँ के कल्चर भी बहुत बड़ी रोल प्ले की, ठीक है, किस चीज़ में? वहाँ मतलब नेशनलिज्म को राइज करने में, वहाँ जैसे आर्ट हो गया, पोएट्री हो गया, ठीक है, स्टोरीज हो गया, म्यूजिक हो गया, ये सब भी बहुत हेल्प किया, ठीक है, किस चीज़ के लिए? ठीक है, वहाँ नेशनल फीलिंग को जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो मतलब यहाँ भारत में भी बहुत, तो जैसे हमारे यहाँ भी पोएम आया था, ठीक है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, ठीक है, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, ठीक है, तो इसमें भी हमारे इसमें जो पंछी इंडियन को रिप्रेजेंट कर रहा था और जो पिंजरा था ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इससे लोगों में क्या होता था, जो क्योंकि उस समय डायरेक्ट अपोज करने का तो हिम्मत नहीं था, ठीक है, तो इसलिए लोग पोएम के थ्रू लोगों को नेशनल फीलिंग को जनरेट करते थे लोगों में, ठीक है, दूसरे का एग्जाम्पल दे दे के लोगों में नेशनल फीलिंग का जनरेट किया जाता था। लेट अस लुक एट रोमांटिज्म एज ए कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist sentiment। कहता है क्या,
अब देखते हैं कि रोमांटिज्म एक कल्चर जो मोमेंट है, इससे लोगों में कैसे नेशनलिस्ट वाला सेंटिमेंट जनरेट हुआ। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, मतलब कैसे लोगों में नेशनलिस्ट का फीलिंग जनरेट हुआ, ये जो हमारे कल्चर रोमांटिज्म की कल्चर थी इससे। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट्स ग्रेजुअली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस रीजन एंड साइंस एंड फोकस इंस्टेड ऑन इमोशन, इंट्यूशन एंड मास्टिकल फीलिंग्स। कहता है क्या कि जो वहाँ के जो लोग थे, ठीक है, मतलब जो 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 कल्चरल मूवमेंट था, जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, वो जनरली क्या क्या चीज़ का क्रिटिसाइज़ किए। ठीक है, साइंस को क्रिटिसाइज़ करना शुरू किए। ठीक है, साइंस को किसी क्रिटिसाइज़ किए, और फोकस क्या चीज़ पे किया, एंड दे हैव फोकस्ड ऑन द इमोशंस। ठीक है, लोगों के भावनाओं पे ठीक है, मास्टिकल उनके फीलिंग्स पे कंट्रोल सोचे कि अगर ये कंट्रोल हो जाएगा तो लोगों में जो नेशनलिस्ट का जो फीलिंग है, ठीक है, इसको जनरेट करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। दे इफ Their effort was to create a sense of shared collective heritage, a common culture passed on the basis of nation। कहता क्या, उनका इफर्ट यही था कि कुछ भी तरीके से, ठीक है, एक कॉमन कल्चर जो था उसको बना दें हम अपने को, जो कॉमन कल्चर था लोगों को देश का एक आधार बना देते हैं। ठीक है, सो दैट द पीपल वुड गेट, ताकि इससे लोग आसानी से क्या हो सके, इससे बेनिफिटेड हो सके। ठीक है, उनका मेन उद्देश्य यही रहा था। Other romantics such as German philosophers Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people Dax Volk। कहता है क्या कि जो एक और जो रोमांटिक्स एक जर्मन फिलोसफर थे, जॉन गॉटिफाइड हर्डर। ठीक है, जो ये क्या क्या क्लेम किए कि जर्मन कल्चर का ये डिस्कवर क्या किया जाए, तो कॉमन पीपल के लिए डिस्कवर किया गया। ठीक है, दैट हैव बीन डिस्कवर फॉर द कॉमन पीपल, ये कॉमन लोगों के लिए डिस्कवर किया गया था। ठीक है, इससे लोगों में जो जनरेशन, लोगों में जो अथी हो रही है, ठीक है, ये कॉमन पीपल के लिए अथी किया गया था, ये उनका मानना था। ठीक है, it was through folk song, folk poetry, folk dances that the true spirit of the nation was popularized। कहता है क्या कि कहा अब ये कैसे होगा पॉपुलर, तो ये जो वहाँ के फोल्क डांस, मतलब वहाँ का जो पॉपुलर सॉन्ग है, पॉपुलर पोएट्री है, डांस है, ठीक है, यही मेन, मतलब देश का मेन स्पिरिट, वही मतलब लोगों का वही उद्देश्य होगा, वही जुनून होगा, उसी जोश के साथ वो लोग आगे बढ़ेंगे। So collecting and recording these forms of folk culture was essential to project of nation building। इसलिए कहें कि ये जो इसलिए सोशल कल्चर को जो कलेक्ट करके रिकॉर्ड करना, ठीक है, यही हमारा क्या होगा, मुख्य उद्देश्य होगा नेशन बिल्डिंग के, मतलब अगर देश को आगे बनाना है तो इसके लिए यही मुख्य उद्देश्य होगा हमारा। ठीक है, the emphasis on vernacular language and the collection of local folk fare was not just to recover an ancient spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly illiterate। और कहा क्या कि वो ना, मतलब इससे होगा क्या, जैसे अब जो उसमें पहले क्या था कि जो पढ़े लिखे हैं उन्हीं चीज़ को ये समझ गए थे, अब क्या उनके लैंग्वेज में ही उनको समझाना, इसलिए वो लोग गाने के फॉर्म में, नाटक के फॉर्म में, ठीक है, उन्हीं के लैंग्वेज में उसको अगर समझाया जाए तो लोग जो ज़्यादा जो इलिटरेट लोग हैं उनको तक ये मैसेज हम आसानी से पहुंचा पाएंगे, इसमें कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस वाज स्पेशली especially so in the case of Poland, which have been partitioned at the end of 18th century by the great power Russia, पर्सिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कहता है क्या, ये स्पेशली कहाँ के केस में, पोलैंड में केस में, जो क्या 18th सेंचुरी में अलग हुए हैं, जो ग्रेट पावर से अलग हुए थे, रसिया से, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, इवन द पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्ट एज इंडिपेंडेंट टेरिटोरी, नेशनल फीलिंग वेयर कीप
कीप अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेज। कहता है कि इवन पोलैंड भी क्या एक इंडिपेंडेंट टेरिटोरी के फॉर्म में नहीं इमर्ज कर रहा है, इसलिए वहाँ भी जो नेशनल फीलिंग को जगाना होगा, जागरूक रखना होगा, किस चीज़ के थ्रू, थ्रू द म्यूजिक एंड लैंग्वेज, म्यूजिक और लैंग्वेज के थ्रू उसको फॉर्म में हमको भी ये रखना होगा। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल क्रिएटेड celebrated the national struggle through his opera and music, turning folk dance like the Polonaise and Majuka into the national symbols। कहता है क्या, करोल करोल कुसुपी थे, ठीक है, वो क्या नेशनल स्ट्रगल को क्या म्यूजिक के थ्रू, फोल्क डांस के थ्रू, जैसे पोलोनाइज वहाँ का जो फोक डांस था पोलोनाइज था, मजूका था, ठीक है, इसको दोनों को नेशनल सिंबल्स के रूप में इमर्ज किए। अब देखिए, अब नेशनल सिंबल के रूप में इजर्ट किया, मतलब वहाँ के लोकल चीज़ों को, तो लोगों को अब ज़्यादा जेनरेट, फीलिंग्स का अब ज़्यादा जनरेशन होगा। लैंग्वेज टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। कहते हैं हाँ, लैंग्वेज बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है फीलिंग्स को जेनरेट कर, नेशनलिस्ट वाले जो फीलिंग्स है इसको जेनरेट करने में लैंग्वेज का बहुत बड़ी हाथ है। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वेयर फोर्स्ड आउट ऑफ अ स्कूल एंड रशियन लैंग्वेज वेयर इम्पोज्ड एवरीवेयर। कहता क्या कि रशियन ऑक्यूपेशन के बाद हुआ क्या कि पोलिश लैंग्वेज क्या किया गया, स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और रशियन लैंग्वेज को हर जगह इम्पोज कर दिया गया था। इन 1831 एन आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द रशियन रूल टुक प्लेस विच वाज अल्टीमेटली क्रश्ड। कहता 1831 में इसके लिए अगेंस्ट रिवेलियन रिवेल्ड भी हुआ था, मतलब लोग इसका विरोध भी किए थे, लेकिन ये फाइनली क्या किया गया था, दबा दिया गया था। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance। कहता है इसी कुछ चीज़ को फॉलो करते हुए जो बहुत सारे क्लर्जी के मेंबर थे पोलैंड में, ठीक है, तो वो लोग लैंग्वेज को किस चीज़ के लिए, एक नेशनल रेसिस्टेंस के फॉर्म में, ठीक है, देश विरोधक के फॉर्म में, रोधक के फॉर्म में ये लैंग्वेज को यूज करना शुरू कर दिए। Polish were used for church gathering and all religions instruction। कहता पॉलिश लैंग्वेज का किस चीज़ के लिए यूज होता था, ठीक है, चर्च में अगर कोई चीज़ बात हुआ तो ये सारी चीज़ पॉलिश में ही बोला जाता था, और जितने भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो, ठीक है, दे जो ऑल वे आर गिवन इन द पॉलिश लैंग्वेज, ये सारे के सारे किस चीज़ में दिए जा रहे थे, ठीक है, पॉलिश लैंग्वेज में दिए जा रहे थे। एज ए रिजल्ट ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वेयर पुट इनटू द जेल, sent to Siberia by the Russian authorities as a punishment for their refusal to preach in Russia। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जितने भी प्रेस्ट थे, बिशॉप्स थे, ठीक है, सबको जेल में भेज दिया गया, साइबेरिया भेज दिया गया, ठीक है, इसके द्वारा रशियन पनिशमेंट के तौर पे। क्यों, क्या चीज़ उनका जुर्म क्या था, तो इनका जुर्म था कि दे हैव यूज, कौन सा लैंग्वेज यूज कर दिए, ठीक है, तो दे हैव यूज किस तरह के लैंग्वेज यूज किए, उनके रशियन लैंग्वेज नहीं यूज किए, दे हैव यूज पॉलिश लैंग्वेज, इसलिए उन लोगों को जेल भेज दिया गया। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। अब यहाँ देखिए, अब इस प्रकार से जो ये पॉलिश, वो लोग क्या, कुछ नहीं, सिर्फ यही जो उनका विरोध था, ठीक है, ये स्ट्रगल का एक पार्ट बन गया, ठीक है, रशियन स्ट्रगल का, मतलब वहाँ पॉलिश जो थे, वहाँ के जो फ्रेंच वाले थे, ठीक है, वो पोलैंड के आसानी से ये एक कथी बन गया, ठीक है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन जनरेट होना लाजमी है, ठीक है। चलिए, अब जो हम बात करेंगे, वी विल नॉट नाउ वी विल टॉक अबाउट द, अब जो हम लोग को बात करना है, ठीक है, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है, मतलब जो हंगर भूखे लोग हैं, हार्डशिप, और जो पॉपुलर जो रिवोल्ट रहा, उसका क्या रिजल्ट हुआ, लोगों ने किस प्रकार इसको रिप्रेजेंट किया, ठीक है, ये सारी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। द 1830 वेयर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। कहता है क्या, 1830 वाला जो साल था, ठीक है, यूरोप का सबसे बहुत इकोनॉमिक हार्डशिप वाला का, मतलब इकोनॉमी इस समय यूरोप का बहुत ज़्यादा गिरा हुआ था, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा लॉस में था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द इनॉर्मस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। कहता है क्या, पहले हाफ जो पहले जो 19th सेंचुरी का पहले हाफ था, ठीक है, जो वो देखा उसमें इनॉर्मस इंक्रीज पॉपुलेशन, पूरे यूरोप में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। इन मोस्ट कंट्री देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब दैन अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है क्या, वहाँ जॉब से, मतलब वहाँ अधिकांश कंट्री में क्या हुआ था,
ठीक है। जॉब सीकर से ज़्यादा अनएम्प्लॉय, मतलब वहाँ लोग जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जॉब थोड़े बढ़ रहा था, ठीक है, जॉब थोड़ा उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम बढ़ रहा था, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज टू लिव इन वर्क ऑर्डर स्लेम्स। जो रूरल एरियाज का जो पॉपुलेशन था, ठीक है, वो लोग कहाँ के, दे हैव माइग्रेट कर गए, ठीक है, स्लम्स एरिया में, शहर में, ठीक है, शहर के स्लम्स एरिया में जो कि झोपड़ी वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा बहुत ओवरक्राउडेड एरिया था, वहाँ वो लोग, ठीक है, चले गए। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन्स वेयर ऑफन faced with still competition from imports of cheap machine made goods from England, which where industrialization was more advanced than on the continent। कहता है क्या, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, अभी भी कंपटीशन उनका तो और कंपटीशन ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यूरोप में, इंग्लैंड में क्या हो चुका था, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस समय हो चुका था, तो जो छोटे प्रोड्यूसर थे उनका आगे बढ़ पाना, उनके जो फैक्ट्री का डेवलपमेंट कर पाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा एडवांस हो चुके थे, और ज़्यादा एडवांसमेंट होने के हमारा जो प्रोडक्ट होता था बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाता था उनके रिस्पेक्ट में। दिस वाज स्पेशली सो इन टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वाज कैरिड आउट इन मेनली होम स्मॉल वर्कर्स एंड वाज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड। कहता क्या, ये स्पेशली कहाँ हो, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में, जहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या हो रहे थे, दे वे द यूज ऑफ, मतलब होम प्रोडक्शन हो रहे थे, और थोड़ा बहुत ये लोग क्या करते थे, ठीक है, मशीन का यूज करते थे, ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। इन दो regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, peasant struggle अंडर द बर्डन ऑफ फेडरल ड्यूज ऑब्लिगेशन। कहता है क्या, उस रीजन में क्या यूरोप क्या था, अरिस्टोक्रेसी, जो अभी भी कौन कौन सा रीजन में जहाँ पे यूरोप अरिस्टोक्रेसी के अंदर था, मतलब जो उच्च वर्ग के अधीन में था, अभी भी वो पावर इंजॉयड कर रहे थे, और जो पीजेंट्स थे अभी भी वहाँ पे हर चीज़ का बोझ ढोआ करते थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ए ईयर of bad harvest led to widespread terrorism in town and country। कहता है क्या, जो फूड का जो प्राइस जो बढ़ गया, ठीक है, इससे देश में, पूरे देश में और भी ज़्यादा अति हो गया, मतलब पूरे देश में जब फूड का प्राइस बढ़ा, इससे लोगों पे और भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। द 1848 वाज वन सच ईयर, और यही 1848 वाला जो ईयर था जहाँ उस समय फूड का कमी आया, ठीक है, फूड का कमी क्यों आया, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहे थे, जॉब कम हो रहा था, उसके साथ साथ जो वहाँ का जो अथी था, उसके साथ प्रोडक्शन, जो स्मॉल प्रोड्यूसर था, इसका कंपटीशन भी चल रहा था। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉड पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स। और कहता क्या कि जो फूड का शॉर्टेज था, भोजन की कमी था, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ठीक है, ये सारे पेरिस के लोगों को कहाँ रोड पे लेके आ गए। बैरिकेड्स वेयर क्रिएटेड एंड लुइस फिलिप्स वेयर फोर्स टू फ्ली। कहता क्या, सब जितने भी बैरिकेड्स थे हटा दिए गए, ठीक है, और इवन लुइस फिलिप्स को फोर्स्ड, मजबूर हो गया वो भागने पे, ठीक है, और वो भाग गए। देखिए यहाँ पे वहाँ का जो पेजेंट्स ऑफ 1848 का जो ये थी, यहाँ पे एक स्केच दिया गया है आपको। A national assembly proclaimed a republic, granted suffrage to all adults male above 21 and granted the right to work। कहता है क्या, उसी समय एक नेशनल असेंबली बना जो रिपब्लिक के फॉर्म में, वो क्या किए, ठीक है, दे हैव मेड ग्रांटेड सरफराज के बताए थे क्या, राइट टू वोट, ठीक है, जो मेल जो 21 के अभाव था मेल, उसके साथ साथ उनके काम करने का भी अधिकार मिल गया, ठीक है, कौन दिया, नेशनल असेंबली जो नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप। नेशनल वर्कशॉप बनाया गया जिससे क्या हो, एम्प्लॉय लोगों को रोजगार मिल सके, इसके लिए बहुत सारे अथी बनाए गए, ठीक है। Earlier in 1845 beavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for phoenix textile, but drastically reduced their payment। 1845 में जो सिलेसिया का बेवर्स थे,
ठीक है, वो लोग भी अगेंस्ट किए कॉन्ट्रैक्टर के, जो क्या क्या रॉ मटेरियल का सप्लाई करते थे, ठीक है, ऑर्डर दिया करते थे टेक्सटाइल का, लेकिन वो डायरेक्टली क्या किया, उनके पेमेंट को क्या किया, घटा दिए। द जर्नलिस्ट वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट एज ए सिलेसियन विलेज एज फॉलोज। कहता है क्या, जो एक जर्नलिस्ट थे विलियम वॉल्फ, ठीक है, उस इवेंट को एक कहानी के विलेज को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए थे। देखिए यहाँ पे, इन दिस विलेज विथ 18,000 inhabitants, कॉटन वीविंग इज द ओनली मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। वो बताया क्या कि वो जो ऐसा गांव था वहाँ पे, सिलेसियन विलेज था, वहाँ उसी का कहानी है, ठीक है, जहाँ लगभग 18,000 inhabitants थे, और वहाँ पे कॉटन सबसे वही ऑक्यूपेशन था लोगों के। द मिस्ट्री ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम, द डिस्परेट नीड फॉर जॉब्स had been taken advantage by the contractor to reduce the price of goods they order। कहता है क्या कि जो वहाँ की जो बात थी, ठीक है, जो वहाँ मिस्ट्री जो वर्क ऑफ जो एक्सट्रीम था, और जो डिसेपरेट नीड्स फॉर जॉब्स, जो क्योंकि वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा प्राइस क्या किए गए थे, तो रिड्यूस द प्राइस ऑफ गुड्स का प्राइस, जो ऑर्डर कर थे उनका प्राइस वो लोग डायरेक्टली ड्रेस्टिकली कम कर दिए थे, ठीक है। यही एक छोटा कहानी वहाँ पर दिया गया है। On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs of mention of their contractor demanding higher wage। कहता 4 जून को उनको क्या हुआ, 4 जून को क्या हुआ, ठीक है, बहुत सारे कर्ड्स क्या हुए, जमा हुए, वो घर से अपने बाहर निकाले, ठीक है, डिमांडिंग किस चीज़ के लिए बाहर निकले, दे हैव रिवोल्टेड फॉर द हाई वेजेस, ताकि उनका वेज क्या हो सके, हाई हो सके। They were treated with scones and threats alternately। कहता उसके बाद तभी क्या हुआ, उन लोगों को डराया गया, धमकाया गया। Following this, a group of them forced their way into house, smashed in its elegant window panes and furniture, proclaimed another groups broke into the storehouse and plundered it of supplies of clothes where they tore to shared। कहता इससे हुआ क्या कि सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए, और सब लोग उस पर धावा बोल दिया, और जो भी उनके घर पे मिला सब उसको तोड़ फोड़ कर दिए। द कॉन्ट्रैक्टर फ्लीड विथ हिज फैमिली टू नेबरिंग विलेज विच हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन। कहता है क्या, इससे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर भाग के अपने फैमिली के साथ भाग के पास वाले विलेज में चले गए, और वहाँ पे उस गांव वाला उसको क्या किया, दे हैव रिफ्यूज, वहाँ भी वो लोग मना कर दिए उनको आने के लिए। He returned 24 hours later having questioned the army। कहता है क्या, वो फिर 24 घंटे बाद फिर से वो वापस आए, ठीक है, आर्मी के साथ फिर से वापस आए। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वेयर शॉट। कहता है क्या, उस एक्सचेंज में लगभग 11 वीवर्स को क्या किया गया, मार दिया गया, ठीक है। ये था दिस वाज द स्टोरी ऑफ, ये हमारी कहानी थी किसके, जो वीवर्स जो हंगर्स थे, ठीक है, उनके बारे में कहानी थी। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स का जो इवोल्यूशन क्या था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब लिबरल्स आके कैसे इवोल्यूशन क्रिएट किए, कैसे ये लोग इवोल्यूशन किए, ठीक है, उन्हीं के बारे में वी विल स्टडी अबाउट फर्दर। अगले वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में पढ़े। टिल देन कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो, ठीक है, एंड स्टे connected to get all the videos and like the videos। Okay, bye।